कंप्यूटर नॉलेज चैनल के अंदर आपका स्वागत है। नेटवर्क के इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने जितने भी हमारे सिस्टम है या फिर कम्युनिकेशन सिस्टम्स है, मैंने आपको बहुत कुछ समझाया था। तो नेटवर्क क्या है, नेटवर्क किसे कहते हैं, नेटवर्क की टेक्नोलॉजी क्या है, नेटवर्क की हिस्ट्री मैंने आपको समझाई थी। नेटवर्क के सिस्टम के साथ कनेक्टिविटी या कनेक्शन सब मैंने आपको बताया था। नेटवर्क कैसे बनता है, नेटवर्क का डायग्राम वगैरह बताया था पिछली वीडियोस में, जाकर देख लीजिए। टोपोलॉजी क्या है, टोपोलॉजी किसे कहते हैं। टोपोलॉजी का मतलब होता है कि किस तरह का आपको जो है कनेक्शन करना होता है। तो पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी क्या है, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी नेटवर्क कैसे होता है। ओके, स्विच से स्विच कनेक्शन करते हैं और स्विच के स्विच कनेक्टिविटी कनेक्शन के अंदर कैसे हमें करना होता है। ओके, ऑलमोस्ट जितने भी कनेक्शन होते हैं वो मैं कुछ समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। कंसोल पोर्ट होता है, कंसोल पोर्ट की एक्टिव स्विच क्या होती है। ओके, एक्टिव स्विच के अंदर क्या होता है, स्टैक नेटवर्किंग जब हम करते हैं तब स्टैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम में हमारे काम आती है। ओके, स्टैकिंग नेटवर्किंग इन स्टैक कनेक्टिविटी या कनेक्शन कैसे करते हैं स्विच के अंदर, ये मैंने आपको बताया था। तो ये सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी कैसे की होती है मैंने आपको बताया था। स्टैक नेटवर्किंग से हमें क्या प्रॉफिट होता है, क्या फ़ायदा होता है, ये बताया था। ऊपर से ये जैसे यहाँ पर इसकी जीओआई सिस्टम जो होती है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अंदर भी आज के टाइम के अंदर स्टैकिंग नेटवर्किंग की जाती है। इसकी ये क्या होती है, ये इसके फॉर्म वगैरह मैंने कुछ समझाई थी, वो वीडियो जाकर देख लीजिए, इससे आपको काफ़ी बेहतर समझ में आएगा। तो इसकी भी वीडियो आपको जो है नेटवर्क की प्लेस मिल जाए। स्टैंड बाय स्विच क्या है, मेंबर स्विच क्या है। कंक्लूजन मैंने आपको कहा था कि स्विच जो होती है किस तरह से आपको कनेक्शन करना है, किस तरह से आपको मैं बताया था। यहाँ पर कि मैं आपको ये बताया था कि कनेक्शन जो होता है ये नेटवर्किंग कैसे करनी चाहिए। तो इन वीडियो को जाकर देखिए। वीलैन वगैरह, लैन राउटिंग वगैरह, एलटीपी जो भी होता है वो कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद ही जो है हमें स्विच को रैक के ऊपर लगाना जरूरी होता है। तो ऑलमोस्ट जो भी कमांड या कमांड बेस सिस्टम जो है वो स्टैक नेटवर्किंग की काफ़ी बेहतर इंपॉर्टेंट होती है। प्राइवेट आईपी एड्रेस हमें यूज़ करना चाहिए, मैंने आपको बताया था। इसके अंदर मैंने आपको बहुत कुछ समझाया था। फिर मैंने आपको ऑलमोस्ट आईपी एड्रेस वगैरह जो होती है वो मैंने आपको समझाया था। CIDR वैल्यू आईपी एड्रेस की टाइप्स की मैंने बताई थी क्या होती है, कौन कौन सी टाइप्स होती है, जिनमें मैंने आपको लूप बैक आईपी एड्रेस लास्ट वीडियो में समझाया था। लास्ट वीडियो के अंदर लूप बैक आईपी एड्रेस क्या होता है, कैसे काम करता है, किस तरह की जो सिस्टम होता है, उस पर से मैंने आपको बताया था। प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होती है, पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होती है, पब्लिक नेटवर्क के अंदर, प्राइवेट नेटवर्क के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। तो आईपी एड्रेस की बहुत सारी टाइप्स होती है। मैंने आपको 3 टाइप्स समझा दी, पब्लिक और प्राइवेट, दूसरा लूपबैक, तीसरा हम CIDR वैल्यू करके हम सबनेटिंग करते हैं वो आईपी एड्रेस। अब चौथी जो टाइप्स है वो आती है अबीपा प्रोटोकॉल की आईपी एड्रेस। ओके, ये काफ़ी तरह का प्रोटोकॉल बनाया गया। ये जो भी है आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ये चीज़ बनाई थी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ये अबीपा प्रोटोकॉल बनाया था और इस प्रोटोकॉल को जो है सभी माइक्रोसॉफ्ट की जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे फिर कोई भी यूज़ करो या फिर लिनक्स भी यूज़ करते हैं, तब भी जो है आपको ये अबीपा प्रोटोकॉल जो है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आपको, और इसके अलावा दूसरे भी आईपी एड्रेस के अंदर मिल जाती है। अबीपा प्रोटोकॉल क्या है, किस तरह से आईपी एड्रेस, इसका रेंज क्या है, सब कुछ हम समझेंगे क्यों होती है और क्यों यूज़ होती है। अबीपा प्रोटोकॉल के बारे में हम जानते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले कह देना चाहता हूँ, जितने भी पिछली वीडियोस है प्रोटोकॉल्स की वो वीडियो जाकर देख लीजिए, आईपी एड्रेस की वीडियो जाकर देख लीजिए, तभी आपको ये सब कुछ पता चलेगा। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं अबीपा प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल
का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है, कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। होगी तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, एडवांस लेवल पर कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, उनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की टूल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट की, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज़ के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करते जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको 1 बाय 1 समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना ही है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो।
सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं करना, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मेडिकल में इंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने इंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वैसे देखिए। तो अपीपा प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस की हम बात करते हैं। अपीपा प्रोटोकॉल की आईपी कनेक्टिविटी या आईपी एड्रेस की हम बात करते हैं। तो अपीपा प्रोटोकॉल ये ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके अंदर आपका कंप्यूटर जो होता है एक स्विच के साथ जुड़ा हुआ है, और वो स्विच जो है 10-15 कंप्यूटर के साथ जुड़ी हुई है। अब आपके पास जो है आईपी एड्रेस जो है वो ऐसा सिस्टम अपीपा प्रोटोकॉल माइक्रोसॉफ्ट ने ये प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया था, जिसके अंदर आपका सिस्टम जो है वो कनेक्शन जो है, वो सिस्टम जो है वो ये बताता है कि आपका टोटल जो है वो एक तरह से आपका सिस्टम अपीपा प्रोटोकॉल ये हमारा एक यूँ कहे कि एक लेवल समा सिस्टम्स के अंदर ऑटोमेटिकली जो है डेटा आईपी एड्रेस का प्रोवाइड कराता है उस नेटवर्क की पोर्ट और पोर्ट के अंदर जो हमारा टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है उसके अंदर। हालांकि ये गेटवे नहीं दे पाता, गेटवे का आईपी एड्रेस नहीं दे पाता, लेकिन ये जो है सबनेट मास्क और आईपी एड्रेस ये दोनों जो है कम्युनिकेटिंग करने के लिए जो है अपीपा प्रोटोकॉल बनाया गया है। अब अपीपा प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस जो है वो क्यों बनाया गया, पहली बात तो ये है, जो ध्यान से देखा जाए तो अगर कोई भी प्रोटोकॉल है वो आईपी एड्रेस के अंदर से ही हमारा डेटा ट्रांसमिट होता है और ट्रांसफ़र होता है। तो अपीपा प्रोटोकॉल जो होता है वो आईपी एड्रेस के हिसाब से चलता है। ओके, तो आईपी एड्रेस की रेंज भी उसके अंदर फिक्स होती है। ओके, तो अपीपा प्रोटोकॉल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने शुरुआती तौर पर उन्होंने देखा कि आईपी एड्रेस जो होती है वो स्विच जब कनेक्ट करते हैं, हम सभी कंप्यूटर को स्विच के साथ कनेक्ट करते हैं, तो स्विच को चाहिए होता है मैक टेबल। ओके, तो मैक की इंफॉर्मेशन स्विच को कैसे मिलती है, क्योंकि अगर स्विच के पास उस डेटा को भेजने के लिए या रिसीव करने के लिए कोई प्रोटोकॉल ही नहीं है या फिर कोई आईपी एड्रेस ही नहीं है तो उसको रिप्लाई भी नहीं मिलेगा। तो स्विच जो क्या करते हैं, इसी प्रोटोकॉल के साथ जुड़ने के लिए सभी कम्युनिकेटिंग को डिवाइस जो होती है, कोई एक कंप्यूटर जो होता है अपीपा प्रोटोकॉल को एक्टिवेट करता है और दूसरा जो कंप्यूटर होती है उसको एक्सेप्ट करता है उस रेंज के हिसाब से। फिर बाद में स्विच जो है ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, सभी का जो मैक एड्रेस अपने मैक टेबल के अंदर एंटर कर लेती है। तो ये जो है अपीपा प्रोटोकॉल हेल्प करता है ओके, स्विच की कम्युनिकेशन के लिए भी और नेटवर्क बनाने के लिए भी। ये जो होता है ये टेम्पररी प्रोटोकॉल होता है। जैसे ही डीएचसीपी प्रोटोकॉल ऑन होता है या डीएचसीपी सर्वर जो ऑन होता है तो ऑटोमेटिकली अपीपा प्रोटोकॉल जो है वो चला जाता है ओके, निकल जाता है। तो इसके लिए आपको जो है ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस या ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस की रेंज जो होती है वो अपीपा प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस देता है। तो कंप्यूटर जो होता है या फिर हमारा सिस्टम जो होता है या फिर हमारा नेटवर्क होता है या कनेक्शन जो होता है वो अपीपा प्रोटोकॉल के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। तो अपीपा प्रोटोकॉल जो आईपी एड्रेस जो होता है वो आईपी एड्रेस जो हमें देता है वो हमारा मेन इम्पोर्टेंट यूँ कहे कि इस आईपी एड्रेस के थ्रू हम कनेक्टिंग और कम्युनिकेटिंग और कनेक्शंस वगैरह हम बनाते हैं। तो आईपी एड्रेस जो होती है वो हमारा सिस्टम जो होता है वो अपीपा प्रोटोकॉल एक ऐसा एग्जीक्यूटिंग कमांड बैकग्राउंड में शुरू करता है जिससे कि आपके हर कंप्यूटर के अंदर वो रेंज के हिसाब से जो है वो
आईपी एड्रेस देना शुरू करता है। अबीपा प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी ऑटोमेटिक जनरेट करने वाला आईपी एड्रेस है। ओके, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस इसको बोलते हैं, अबीपा का ऑटोमेटिक। ओके, तो ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस, इसके अंदर आपको मैन्युअली हर कंप्यूटर के पास जाकर आईपी एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। ये फीचर जो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही हमें देती है, जैसे कि विंडोज़ हो गई। ओके, तो एनेबल कंप्यूटर टू ऑटोमेटिकली सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन, खुद से वो कॉन्फ़िगर करता है, खुद का अपना एक आईपी एड्रेस जनरेट करता है, सबनेट मास्क करता है। और जैसे ही वो डीएससीपी सर्वर ऑन होता है या डीएससीपी सर्वर टेक्नोलॉजी हम का कोई भी हमारा प्रोटोकॉल होता है या डीएससीपी प्रोटोकॉल हम ऑन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली अबीपा प्रोटोकॉल जो है वो रिमूव हो जाता है, अपने आप के अंदर से जो है वो आईपी एड्रेस चेंज करता है। तो अगर स्विच है, ओके, बीच में स्विच है और 7 कंप्यूटर कनेक्ट किए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्यूटर कनेक्ट किए। अब इसके अंदर से अबीपा प्रोटोकॉल एक्टिवेट हुआ तो सभी के अंदर से जो है आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली देना शुरू करेगा। ओके, ये अबीपा प्रोटोकॉल का काम। तो आईपी एड्रेस हर कंप्यूटर के अंदर मुझे बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली। इससे होता क्या है, 3 चीज़ें। पहला तो हर कंप्यूटर पे जाकर मुझे आईपी एड्रेस देना नहीं है और ना ही मुझे सबनेट मास्क देना है। दूसरा, मुझे हर कंप्यूटर के पास जाकर उसको बार बार कॉन्फ़िगर करना नहीं है। और तीसरा, इससे हमारा टाइम बच रहा, यहाँ पर टाइम का जो है वो बच जाता है, टाइम जो है सेव होता है। तो ये जो है सबनेट मास्क और आईपी एड्रेस से देता है, लेकिन याद रखो गेटवे नहीं दे पाता। तो डीएससीपी जो सर्वर जो होता है, जैसे ही भी ऑन होता है तो अबीपा प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली वो जो भी आईपी एड्रेस दिए ऑटोमेटिकली वो निकाल देता है। तो डीएससीपी ऐसा क्या होता है, डीएससीपी के अंदर एक अबीपा चेकिंग और रिमूविंग प्रोग्रामिंग होती है। ओके, तो ये आईपी एड्रेस अबीपा प्रोटोकॉल क्लास बी का जो है वो रिजर्व है। ओके, 169 से शुरू होगा 254 तक। ओके, 169 254 इसकी नेटवर्क बिट है और 01 से तब तक ये जो है अबीपा प्रोटोकॉल के अंदर ये खास तरह का है। जहाँ पर भी आपको लगता है आईपी कॉन्फ़िगर करके आप देखते हो इस किसी भी कंप्यूटर के अंदर ये आईपी एड्रेस हो 169.254, तो समझ लो कि वो अबीपा प्रोटोकॉल जनरेट हुआ है। तो इससे क्या पता चलता है कि आपका डीएससीपी सर्वर ख़राब हो चुका है या फिर वो ऑफलाइन है या तो फिर डीएससीपी का कोई सर्विस है। अगर सर्वर नहीं बना फिर भी राउटर के अंदर आज के टाइम के अंदर डीएससीपी राउटर बनते हैं, डीएससीपी फीचर ऐड होते हैं, वो ख़राब हो या उसकी सर्विस रिस्टार्ट हो रही है बार बार, तो यह प्रोटोकॉल से पता चल जाता है। अगर ये नंबर आ रहा है, अगर ये नंबर शो कर रहा है आपके नेटवर्क के अंदर, कंप्यूटर के नेटवर्क के अंदर, किसी भी नेटवर्क के अंदर, तो वो जो समझ लो कि वो अबीपा प्रोटोकॉल एक्टिवेट हुआ है। लेकिन डीएससीपी जो होता है वो सभी के अंदर जो है आईपी एड्रेस जो है अबीपा प्रोटोकॉल की तरह ही आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक देता है। लेकिन डीएससीपी के अंदर एक और अच्छी बात एंटर की गई है कि उसको गेटवे भी डीएससीपी से ही मिल जाता है। लेकिन अबीपा प्रोटोकॉल जैसे ही जनरेट होता है तो सभी के अंदर जो है आईपी एड्रेस की डेटा की जो फाइल सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन, सेल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि खुद अपने आप को ही वो कॉन्फ़िगर कर लेता है, खुद अपने आप को ही ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस दे देता है। तो 169 जो है वो ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस है। अब हम बात करते हैं कि डीएससीपी के अंदर वो ऐसा होता है जो हटा देता है। तो ये जो फीचर जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑपरेटिंग सिस्टम जो होती है, ओके, इनेबल तब होता है जब सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन करना होता है आईपी एड्रेस को। लेकिन ये कब चला जाता है, सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली वो सब कुछ देता है। लेकिन जैसे डीएससीपी डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन सर्वर नहीं होता है तो अबीपा प्रोटोकॉल ये काम करता है। ओके, तो अबीपा प्रोटोकॉल जो होता है डीएससीपी जहाँ पर नहीं होता वहाँ पर ऑटोमेटिकली ये अपने आप को डीएससीपी की तरह काम करना शुरू करता है। तो आईपी एड्रेस की रेंज जो है 169.254 देख रहे हो ये, तो जहाँ पर आपका 169.254 होगा वहाँ से जो है आपका ये ऑटोमेटिक जितने भी कंप्यूटर होंगे उसको जो 169.254 का ये आईपी एड्रेस जो होता है आपको मिल जाता है। ओके, तो आपको जो है वो ऑटोमेटिकली 65,534 जो होता है वो आईपी एड्रेस हमें मिल जाता है। ओके, तो 65,534 आईपी एड्रेस जो होता है वो सबनेट मास्क के साथ ये जो है ऑटोमेटिकली जनरेट करता है।
अब इसकी हिस्ट्री समझते हैं कि अपीपा प्रोटोकॉल क्यों लाना पड़ा। ओके, तो ये एक इंटरनल इंजीनियर टास्क फोर्स IETF की जो उसने रिजर्व की थी। IETF का मतलब होता है कि एक इंटरनेट का इंजीनियर टास्क फोर्स है, एक कमेटी है। इस कमेटी ने एक बहुत बड़े बड़े हाई लेवल टाइप की जो बड़े बड़े जायंट नेटवर्क होते हैं, जैसे कि 600 कंप्यूटर हो गया या 500 कंप्यूटर हो गया, तो उन सभी कंप्यूटर को मैन्युअली ऑपरेट करना, मैन्युअली IP एड्रेस देना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत टफ है। क्योंकि हर कंप्यूटर के अंदर आप कोई भी किसी को भी IP एड्रेस देते हो तो उसके लिए आपको 1 मिनट चाहिए, मिनिमम 1 मिनट या 1.5 मिनट तो चाहिए होता है। तो वहाँ से आपको मैन्युअली देते हो। तो इसकी वजह से इंजीनियर ने DHCP सिस्टम को शुरुआत की, और जहाँ पर DHCP ना हो वहाँ पर अपीपा प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली अपना IP एड्रेस शुरू करते हैं। तो अपीपा प्रोटोकॉल जो है वो 169.254 ये जो /16 का यूज़ करता है, और ये लोकल लिंक एड्रेसेस को बोलते हैं। लोकल लिंक एड्रेसिंग का मतलब कि कम्युनिकेटिंग के लिए होगा, लेकिन स्कोप ट्रैफिक ओवरलोड या फिर बिकम हाई लेवल के अंदर ये कम्युनिकेटिंग करता है। कहने का मतलब है कि ऐसा स्कोप बनता है। स्कोप का मतलब क्या है कि एक रेंज आपने दी और दूसरी रेंज आपने फिनिश दी। शुरुआत कहाँ से होता है 169.254 और ख़त्म कैसे होता है 169.254, 255 to 255। तब तक वो IP एड्रेस देता जाएगा जब तक कि उस कम्प्लीटली IP एड्रेस के अंदर जो है वो लास्ट IP तक ना पहुंच जाए। ओके, यही हमारा DHCP का काम है, यही हमारा अपीपा प्रोटोकॉल का काम है। लेकिन DHCP जो है वो क्या करता है, 2 और फंक्शन देता है। DHCP जो होता है वो गेटवे भी देता है और उसके अंदर कुछ फीचर्स भी हमें DHCP देता है। लेकिन अपीपा का काम सिर्फ इतना है, सिंक्रोनाइज देना, एक्नॉलेजमेंट करना और कनेक्शंस बनाना, और वो भी जो है DHCP के बिना। ओके, लेकिन जैसे ही DHCP होगा तो वो ऑटोमेटिकली जो आपका सिस्टम जो अपीपा हट चला जाएगा। लेकिन DHCP नहीं है तो ऑटोमेटिकली अपीपा प्रोटोकॉल जो है वो ऑन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देख रहे हो ये चीज़ कि प्राइवेट IP एड्रेस अपीपा को 169 ही क्यों रखा गया, क्योंकि ये टोटली हमारे लैन कनेक्टिविटी के हिसाब से जुड़ता है। ओके, तो ये हब है। ओके, ये हब हो गया। जैसे एक कंप्यूटर के अंदर अपीपा जनरेट हुआ, सबके अंदर वो बढ़ जाएगा, सभी के अंदर जो IP एड्रेस एंटर हो जाएंगे, चाहे 200 कंप्यूटर हो, 300 कंप्यूटर हो, जितने भी कंप्यूटर हो। इसके अंदर जो है यहाँ से रेंज शुरू हुई। ओके, 169.254 से शुरू हुई, तो ये स्कोप होगा हमारा। ओके, फिर 169.0.1 to 0.2 0.3 इस तरह से जो है अपीपा प्रोटोकॉल वो अपनी सिस्टम अपने प्रोटोकॉल को वो जनरेट करता है। और इस प्रोटोकॉल के जितने भी प्रोग्राम हैं वो सभी कंप्यूटर के अंदर होते हैं, सभी डिवाइसेस के अंदर होते हैं। अपीपा प्रोटोकॉल जब ऑटोमेटिक IP एड्रेस देता है तो वो डिप्लॉय करता है। डिप्लॉय का मतलब कि अपने सिस्टम में से सभी को जनरेट करने की जो है एक रिक्वेस्ट या एक्नॉलेजमेंट बोलते हो। ओके, और सभी फिर जो है एक सेटअप देता है, क्योंकि विदाउट IP एड्रेस जो है कोई भी डेटा या ट्रांसफ़र जो है सेटअप नहीं कर सकते, ना ही कोई डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हो। तो ये जो स्विच यहाँ पर हब की जगह स्विच लगा है, तो स्विच को भी जो है IP एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। स्विच क्योंकि उसको मैक टेबल बनाना है, तो वो मैक एड्रेस के से रिप्लाई देता है। ओके, यही IP एड्रेस। तो अपीपा प्रोटोकॉल एक तरह का यहाँ पर हेल्पफुल भी है यहाँ पर। ओके, जब हमारा DHCP सर्वर नहीं होता है तब। तो DHCP सर्वर जो होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, और आज के टाइम का सर्वर ना भी हो तो राउटर के अंदर होता है। ओके, तो यहाँ पर डेटा कॉलिजन होता है कि अगर अपीपा प्रोटोकॉल और दूसरे प्रोटोकॉल के साथ आप जो है एक साथ जो है कम्युनिकेट करते तो वो अपीपा प्रोटोकॉल को हटा देता है। ओके, तो पहले जब पुरानी टाइम की हिस्ट्री हम बात करते हैं, जब बस टोपोलॉजी थी तो इस तरह से कॉलिजन होती थी, इस तरह से डेटा का टकराव होता था, दोनों का डेटा डिस्ट्रॉय होता था। तो बस टोपोलॉजी बहुत पुरानी टोपोलॉजी है, ये 1984 के अंदर काफ़ी ये देखते हैं ये तरीका है। फिर उसके बाद इस तरह से मैश टोपोलॉजी आई। ओके, मैश टोपोलॉजी के अंदर भी आप देख सकते हो इस तरह से डेटा ट्रांसमिट होने लगे।
तो इसके अंदर जो है हर प्रोटोकॉल कैसे होगा, किस तरह से डेटा को ट्रांसमिट करेगा, कनेक्शन कैसे होगा, इंडिविजुअली डेटा कैसे भेजा जाएगा, तो इसके अंदर भी थोड़े बहुत डैमेज डेटा होने लगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब कि ये मैश टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी के बीच में जितनी भी टोपोलॉजी थी, जैसे कि रिंग टोपोलॉजी है, ओके, फिर आपकी पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ पर रिंग टोपोलॉजी और हमारी और भी आगे जाके देखोगे तो हाइब्रिड टोपोलॉजी के अंदर भी कुछ जगह पर आपको देखने को मिलती है। तो ये टोपोलॉजी जो होती है, मतलब कि तरीका कि आपका कनेक्शन कैसा होगा, कि बीच में केबल है, सभी जगह पर आपको ये कनेक्शन करना है। तो प्रोटोकॉल की प्रोग्राम के अंदर ऑथेंटिकेशन फील्ड, ऑथेंटिकेशन सक्सेस की जो स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग चलती रहती है, वो हमेशा चेक करती है कि दूसरा प्रोटोकॉल जॉइंट है या नहीं, या कनेक्टिविटी में है या नहीं। अगर है तो वो किस तरह की यहाँ पर टाइप के अंदर वो कनेक्शन किया है, तो स्विच के अंदर कनेक्ट किया है तो स्विच के हिसाब से वो काम करेगा। अगर आपने बस टोपोलॉजी के हिसाब से किया है तो बस टोपोलॉजी की तरह काम करेगा। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है, जब कोई प्रोटोकॉल एक्टिवेट होता है और हमारा DHCP की स्कोप, ओके, वो ऑफलाइन चला जाता है, तो एक्टिवेट हुआ जो DHCP का जो भी IP एड्रेस होगा वो निकल जाएगा और वहाँ पर अफीबा प्रोटोकॉल लग जाता है, ओके। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि आपका DHCP जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो बंद है या फिर रिस्टार्ट होता है, या तो फिर वो सर्वर जो है वो ख़राब हो चुका है। तो इस तरह से जो है काफ़ी अफीबा प्रोटोकॉल हमें जो है एक तरह का यूँ कही कि हमें बेस्ट से बेस्ट हमें जो है एक सक्सेसफुली हमें ये कम्युनिकेटिंग में ट्राई मिलता है। और दूसरी मेन चीज़, जैसे DHCP सर्वर या DHCP सर्वर की सिस्टम ऑन होती है तो ऑटोमेटिकली वो जो है निकल जाता है वो IP एड्रेस 169 वाला, जो भी आपने DHCP बना है, जो भी IP एड्रेस दिया है, तो वो चीज़ जो है वो DHCP सर्वर के हिसाब से जो है वो हमारा IP एड्रेस जो है DHCP का जो मूल प्रोग्राम है वो लग जाता है, एंटर हो जाता है। तो फंक्शन ऑफ कनेक्शन फॉर प्रॉपरली फंक्शन जो होता है NIC कम्युनिकेशन, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की कम्युनिकेशन के लिए कंप्यूटर के ड्राइवर फाइल के अंदर होता है, ओके। तो यहाँ पर नेटवर्क ड्राइवर के फाइल के अंदर ये चीज़ आपको देखने को ऑलमोस्ट मिलता है, ओके। तो जहाँ पर हमारा डेस्कटॉप मदरबोर्ड हो या फिर कोई इससे छोटे मोटे कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो, जहाँ पर हमारा सिर्फ कंप्यूटर कनेक्ट है या फिर हमारे ऐसे डिवाइसेस कनेक्ट है जिसके अंदर सिर्फ एंड डिवाइस है जिसका सर्वर कनेक्ट नहीं है, ओके। तो वहाँ के जो ड्राइवर फाइल्स हैं वही जो है NIC के अंदर कम्युनिकेटिंग के लिए हमारा जो है IP एड्रेस अफीबा प्रोटोकॉल मिलता है। कुछ ऐसे NIC कार्ड और कनेक्शन जो होता है वो परफेक्ट हम यूज़ करते हैं पैकेट बाय पैकेट सेटअप, इम्पोर्टेंट और वर्क के अंदर, ओके। तो ये जो देख रहे हो ये सेटअप है, इम्पोर्टेंट खास तरह के सेटअप है उसके काम करने के लिए, ओके। यहाँ पर देख रहे हो ये भी अगर आप देखते हो नया NIC कार्ड लगाते हो, ओके। तो IP एड्रेस जब हम काम करते तो कम्युनिकेशन करने के लिए, चेक करने के लिए भी हम जो है अफीबा प्रोटोकॉल हम फिजिकली रखते हैं, ओके। तो इसके अंदर ऐसे डायरेक्टली हम कार्ड लगा दिए और नहीं होगा, इसके लिए आपको ड्राइवर लगानी होती है, ड्राइवर की फाइल इंस्टॉल करनी पड़ती है, तब जाके कम्युनिकेशन जो होता है वो हमारे नेटवर्क के अंदर एंटर होता है, ओके। तो कोई भी आप यूज़ करो NIC कार्ड, RJ45 या फाइबर ऑप्टिकल NIC कार्ड, पहले पुराने ज़माने में ऐसे कार्ड लगाए जाते थे। आज के टाइम के अंदर हर कंप्यूटर के अंदर कोई ना कोई एक इंटरनेट का कनेक्शन बनाने के लिए, वायर कनेक्ट करने के लिए आपको देखने को ये चीज़ मिल जाती है, ओके। तो हमारा अफीबा प्रोटोकॉल, हमारा इंटरनेट कनेक्टिविटी का कनेक्शन का जो सिक्योरिटी वगैरह जो होती है वो आपको इसी सिस्टम्स के अंदर देखने को मिल जाता है। तो अफीबा IP एड्रेस हम जब यूज़ करते हैं नेटवर्क के अंदर तो वो जो है खुद अफीबा प्रोटोकॉल ही अलाउ करता है। तब जब हमारा DHCP कोई सर्वर ना हो या फिर कोई सर्विस ना हो या कोई सिस्टम ना हो, तब जो है हमारा अफीबा प्रोटोकॉल जो है वो एक्टिवेट होता है। तो हमारा यूँ कहे कि सिस्टम जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक हम बात कर दें तो कम्युनिकेशन ये जो हम इस्टेब्लिश होता है प्रॉपरली, और ये जो रिस्पॉन्स देता है फ्रॉम DHCP, ओके। तब ये अब कभी रिस्पॉन्स नहीं देगा, जब DHCP सर्वर होगा तब ये बंद कर देगा अपना कम्युनिकेशन, ओके। तो DHCP सर्वर है
या DHCP की सर्विस ऑन है तो जो है वो यूज़ करेगा। तो ये फिर चेकिंग करता है स्टेटस को DHCP सर्वर या फिर सर्विस, फिर बाद में वो जो है वो हाँ अपीपा प्रोटोकॉल जो होता है वो ऑन होता है। ओके, तो इसके एडवांटेज समझ लेते हैं, मतलब फ़ायदे और नुकसान, उसके लिमिट क्या है ये भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसके एडवांटेज, आप जो यूज़ करते हैं बैकअप DHCP की तरह इसको यूज़ कर सकते हो, और DHCP स्टॉप है इसका पता भी लगा सकते हो। ये फ़ायदा हमें ये होता है। ओके, यहाँ पर और असाइन IP एड्रेस नेटवर्किंग होस्ट आपका कम्युनिकेशन बंद नहीं पड़ने देगा। ओके, फिर ये स्टॉप अनवांटेड ब्रॉडकास्टिंग, ऐसे IP एड्रेस के अंदर से जो डेटा आते हैं जो बार बार आते हैं तो ये जो स्टॉप करता है। ओके, और हर ये ARP की तरह काम करता है। तो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ये कंफर्म एड्रेस जो है ये करंटली यूज़ नहीं कर सकती हुई ARP की तरह होता है। ओके, अब इसके डिसएडवांटेज मतलब नुकसान जान लेते हैं। अपीपा जो होता है एक तरह का स्लो होता है, नेटवर्क के अंदर स्लो वो जनरेट होता है, और ये जो है ये प्रोवाइड नहीं करता गेटवे। ओके, दूसरा ये चीज़ होती है, दूसरा चीज़ जो है कुछ गेटवे प्रोवाइड नहीं करता, मैंने जैसे कहा है। तो अब ये गेटवे क्यों नहीं प्रोवाइड, क्योंकि उसके अंदर गेटवे की कोई फंक्शनलिटी नहीं है, और जानबूझकर इसके अंदर गेटवे की फंक्शनलिटी नहीं रखी है, क्योंकि अगर रखी होती तो फिर एक DHCP बन जाता है। ओके, तो DHCP के पास एक अथॉरिटी है जो गेटवे दे सकता है। ओके, लेकिन अगर अपीपा को DHCP की फंक्शन डाल लें तो फिर वो प्रोटोकॉल अपीपा नहीं कहलाएगा। अब लिमिटेशन जो होती है वो क्या है, DHCP भी एक अपीपा ही है लेकिन वो एडवांस फंक्शन के अंदर। तो अपीपा एड्रेस जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट करता है लोकल नेटवर्क के अंदर, वो लिमिटेड लेवल पर काम करेगा। और अपीपा कॉन्फ़िगर जब होता है तब जब हमारे हर पेयर टू पेयर कम्युनिकेशन के रूल्स के हिसाब से होगा। ओके, मतलब कि एक स्विच के अंदर 10 कंप्यूटर है और दूसरी 2 स्विच जो है वो कनेक्ट की हुई है, लेकिन दोनों को स्विच को कनेक्ट नहीं किया गया तो फिर वो वहाँ का अपीपा प्रोटोकॉल अलग होगा, यहाँ पर अलग कंप्यूटर होगा, इस तरह से होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लेयर 2 ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम क्या होता है, जिसके अंदर हम कहते हैं यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट। यूनिकास्ट किसे कहते हैं, ब्रॉडकास्ट किसे कहते हैं, मल्टीकास्ट किसे कहते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लेयर 2 का कनेक्टिविटी, ये जितने भी सेंड होते हैं या जितने भी हमारे कनेक्शन होते हैं जो भी होता है वो लैन नेटवर्क के अंदर, तो हम इसको हम देखेंगे। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में यही से शुरू करेंगे हम इस यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट के बारे में। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। हम नेक्स्ट वीडियो में ये से कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करो, और जितनी भी वीडियो है IP एड्रेस की वो वीडियो ध्यान से देखिए। तो थैंक यू, हैव नाइस डे। हम यही से शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेस बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, या इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी मैं कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल ID, जीमेल के अंदर क्लोडिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारी यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 की यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए।
और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस की होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।